हमारे एक व्यूअर हैं प्रीतम, पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की है और वो चाहते हैं सेहत पर इसके बारे में ज़रूर बात हो ताकि उनके जैसे और लोगों को भी मदद मिल सके। उनका कहना है कि झिझक के चलते वो डॉक्टर के पास जाने से बच रहे थे, पर तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। दरअसल कुछ समय से प्रीतम को यूरिन से जुड़ी समस्या चल रही थी। उन्हें दिन में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता। ऐसा लगता कि यूरिन पास होगा पर होता नहीं। दर्द और जलन महसूस होती। ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो बाहर जाने से घबराने लगे थे। ना मार्केट जाते, ना घूमने जाते। बुखार चढ़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ जांच हुई तो पता चला उन्हें यूरेथ्राइटिस है। ये और कुछ नहीं, पेशाब के रास्ते में होने वाला इन्फेक्शन और सूजन है और ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन मरीज़ अक्सर झिझक के चलते ना किसी को बताता है, ना जल्दी डॉक्टर को दिखाता है। इस वजह से ये दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए आज के एपिसोड में हम यूरेथ्राइटिस पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि यूरेथ्राइटिस क्या है और ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव और इसका इलाज क्या है, और अगर बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सुनिए। आमतौर से पुरुषों में जो आगे का जो लिंग के ऊपर की जो चमड़ी रहती है उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब उनके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे यंग मेल्स जो होते हैं, जो जिनकी उम्र 20-30 साल 40 साल की उम्र होती है, जिनकी इम्यूनिटी मतलब जो प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, अपने शरीर की जो ताकत होती है इन्फेक्शन के साथ लड़ने की, वो कम हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, या उनको कुछ व्यसन होते हैं, जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, या तो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं जो फिजिकल रिलेशन रखते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्फेक्शन में टर्न हो सकते हैं और वो इन्फेक्शन फिर पेशाब के रास्ते में चला जाता है और वो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। जिसी तरह से जो सर्कमसाइज मतलब जिनका खतना किया हुआ रहता है, उनके इसमें भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो उनके पार्टनर को जब इन्फेक्शन होता है तो उससे उनको हो सकता है, या उनको इन्फेक्शन है तो उनके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है तो ये पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है कि भाई आपको ये इन्फेक्शन कब से है और आपने इसके पहले कभी कुछ फिजिकल रिलेशन रखा था कि नहीं रखा था, तो उसके पार्टनर को भी इन्फेक्शन है कि नहीं है उनको भी देखना ज़रूरी होता है। खास तौर से जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है उनके इसमें ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में दोनों को ही, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही पार्टनर्स को ट्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन बार बार होते रहता है। हम आमतौर से एक को ट्रीट करते हैं, दूसरे को भूल जाते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन हर 15 दिन, महीने, 2 महीने में रिकरेंट होते रहता है। या जिसके अंदर लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह, उसको भी ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। पेशाब बार बार जाना पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता है पेशाब के रास्ते से वाइट येलो स्टिकी डिस्चार्ज निकलते रहता है। किसी किसी को तेज बुखार भी आता है और हमेशा ऐसी हजारत बनी रहती है कि पेशाब करना है बट पेशाब उतर नहीं रहा है। यूरिन में इन्फेक्शन है तो ऐसी परिस्थिति में आपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। वो वहाँ पे आपको चेक करेंगे और आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कारण क्या क्या होते हैं, उस तरह से हिस्ट्री ली जाएगी। उस हिसाब से जो बेसिक जो टेस्ट एक करना पड़ता है, जिसके अंदर यूरिन एग्जामिनेशन 2 तरह का होता है। एक रहता है सिंपल यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसके अंदर ये पता चलता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं। दूसरा रहता है यूरिन कल्चर मतलब उसके अंदर किस कीटाणु की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है वो पता किया जाता है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आते हैं उस समय आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि आपको जो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता है, पेशाब में जो जलन वगैरह होती है उससे आराम तो मिल जाता है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जो आमतौर से 85 to 90% केसेस में काम करती है। बट कल्चर करना ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस कीटाणु का इन्फेक्शन है। और आमतौर से हम कल्चर करने के पहले एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, पहले यूरिन का सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। उस कल्चर की रिपोर्ट आमतौर से 2 से 3 दिन में हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाती है। उस हिसाब से दूसरे या तीसरे दिन पे आपको दोबारा ओपीडी में बुलाया जाता है, चेक किया जाता है कि जो हमने आपको दवाइयाँ दी हैं
इससे आपको आराम है कि नहीं। यदि आराम है और कल्चर की रिपोर्ट में ऐसा आता है कि जो हमने आपको दवाई दी हुई है वो सही दवाई है, तो 5 to 7 डेज का कोर्स कंप्लीट करके आपके सिम्टम्स सब रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर आपको हम ये बताते हैं कि इसको आगे कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो आगे प्रिवेंट करने के लिए इसमें जो रहता है कि आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग ये नहीं करना चाहिए, डायबिटीज़ वगैरह है तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, और यदि कोई कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं या अदर कोई इम्यूनोथेरेपी किसी कारण की वजह से ले रहा है तो उसका भी डोज एडजस्ट किया जाता है। फीमेल्स में ये टेंडेंसी होती है कि जब भी मेंस्ट्रुएशन माहवारी आती है उस समय, या जब कभी भी फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो उस समय उनको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको हम प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस की। जब कभी भी मेंसेस आने वाले हैं उसके एक दिन पहले से आप एंटीबायोटिक चालू कर दीजिए, 2-3 दिन तक जब तक मेंसेस चलते हैं वो लीजिए, ताकि बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन के एपिसोड्स आपके प्रिवेंट हो सकें। किसी को फिजिकल रिलेशन रखने के बाद फीमेल्स को इन्फेक्शन होता है तो उस समय भी उनको ये बताया जाता है कि फिजिकल रिलेशन रखने के बाद एक बार आपने यूरिन अच्छे से पास कर लेना चाहिए। यदि उसके बाद बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक भी देते हैं, पोस्ट इंटरकोर्स मतलब पोस्ट फिजिकल रिलेशन 1 डोज एंटीबायोटिक का ले लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण जो रहता है मेल फीमेल दोनों में ही, कि किसी को कब्जियत की प्रॉब्लम होती है। कब्जियत की जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनको उसके साथ साथ यूरिन की भी प्रॉब्लम होती है, जिससे वो यूरिन प्रॉपर एम्प्टी नहीं कर पाते हैं। कुछ यूरिन पेशाब की थैली में रह जाता है, मोशन प्रॉपर नहीं होता है। जब हमें पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ पता चलता है तो हम उनका सोनोग्राफी करके चेक करके देखते हैं कि पेशाब की थैली प्रॉपर खाली हो रही है कि नहीं हो रही है। जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये भी सोनोग्राफी करके चेक किया जाता है कि कहीं किडनी में कुछ स्टोन वगैरह तो नहीं है, या पेशाब की थैली में कोई स्टोन तो नहीं है जिसकी वजह से इनको ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। ये सब चेक करने के बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे आते हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे पेशाब नहीं उतर रहा है तो उसकी दवाई दे करके चेक करते हैं कि प्रॉपर पेशाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि पेशाब के रास्ते में कुछ रुकावट है तो उसको भी ठीक किया जाता है। यदि सोनोग्राफी में कुछ स्टोन वगैरह आता है तो उसका भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि ये इन्फेक्शन बार बार ना हो। यूरेथ्राइटिस यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही हो सकता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल भी सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी फिजिकल रिलेशन बनाएं तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। सेक्स के बाद यूरिन ज़रूर पास करें। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर कोई दूसरी बीमारी है, तो अपनी दवाइयों को समय पर ज़रूर लिए। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। किसी भी लक्षण को हल्के में मत लीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन गंभीर रूप ले सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। दवाइयों के साथ ना ये चीज़ें खाएं ना पिएं, वरना भारी नुकसान होगा। कभी कभी डॉक्टर कुछ खास दवाओं को कई खाने की चीज़ों के साथ या फिर आगे पीछे लेने से मना करते हैं, पर हम उनकी बात नहीं मानते। कभी किसी दवा को दूध के साथ ले लेते हैं तो कभी खाली पेट। फिर जब दवा असर नहीं करती तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई इतने दिन हो गए, ठीक क्यों नहीं हो रहे। कैसे ठीक होंगे जब दवा अपना काम ही नहीं कर पाएगी। कौन सी है वो चीज़ें जिनका दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन नुकसानदेह है, यह हमें बताया डॉक्टर सेविल चक्रवर्ती ने। डॉक्टर सेविल बताते हैं कि अगर आप टेट्रासाइक्लाइन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो इन्हें खाने से पहले या बाद में दूध या दूध से बने प्रोडक्ट जैसे दही वगैरह ना लें। अगर एंटीबायोटिक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को साथ खाया जाए तो शरीर में एंटीबायोटिक्स का अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, इससे उनका प्रभाव कम हो जाता है और फिर वो दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने में असरदार साबित नहीं होती है। वहीं अगर आप पेन किलर, एंटी डिप्रेसेंट या फिर एलर्जी की दवा खा रहे हैं जैसे कि एंटीहिस्टामाइन, इसके अलावा डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो शराब पीने से बचें। अल्कोहल आपकी इन दवाइयों के साथ मिलकर शरीर पर गंभीर असर डाल सकती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म में बदलाव कर सकती है, लिवर डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शरीर में शुगर लेवल कम हो सकता है, बीपी में गिरावट आ सकती है। असर कितना हल्का या गंभीर होगा ये दवा और अल्कोहल की मात्रा पर निर्भर करता है। डॉक्टर सेविल आगे बताते हैं कि अगर आप मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर खा रहे हैं यानी डिप्रेशन के लक्षणों को ठीक करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं तो प्रोसेस्ड मीट ना खाएं। दरअसल प्रोसेस्ड मीट में टायरामाइन बहुत ज़्यादा होता है।
इन दोनों को साथ में लेने से ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ सकता है, बहुत तेज सिर दर्द हो सकता है और सिर्फ यही नहीं, स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप ACE इनहिबिटर ले रहे हैं जैसे कि लिसिनोप्रिल, इनैलेप्रिल या फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, यानी वो दवाएं जो BP को कम करने के लिए नसों और धमनियों को आराम देने में मदद करती हैं और खून के फ्लो को बेहतर बनाती हैं, तो आप इनके साथ केला खाने से बचें। दरअसल केले में पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहीं ACE इनहिबिटर भी खून में पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। इन दवाओं के साथ ज़्यादा केला लेने से शरीर में पोटाशियम का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। इससे हाइपरकैलेमिया हो सकता है, यानी पोटाशियम का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना। ऐसा होने पर हार्ट बीट्स इरेगुलर हो सकती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं, पैरालिसिस तक हो सकता है और तो और घातक कार्डियक अरेस्ट का रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कच्चे आम या कैरी के फायदे जानते हैं? ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं, हेल्दी भी है। गर्मियों का मौसम यानी आम का सीजन। अब रसीले पके हुए आम किसे पसंद नहीं है, पर कच्चे आम जिसे आप अमिया भी कहते हैं, ये भी किसी से कम नहीं। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हमारे घरों में जो आम का अचार बनता है वो इसी कच्चे आम का ही होता है। कुछ लोग इसे कैरी भी कहते हैं। कच्चे आम की खूबियां हमें बताई डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु बताती हैं कि कच्चा आम विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K और विटामिन B6 का अच्छा सोर्स है। इसमें फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक भी पाया जाता है। कच्चा आम गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक देता है। इसका पन्ना बनाकर पीने से लू नहीं लगती। साथ ही शरीर में पानी की जो कमी है वो भी नहीं होती है, यानी ये हमें हाइड्रेटेड रखता है। कच्चा आम हमारे पाचन में भी सुधार करता है, कब्ज से राहत दिलाता है, साथ ही अपच और दस्त की समस्या को भी दूर करने में मददगार है। ये विटामिन C से भरपूर होता है। ऐसे में इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी शक्ति। सिर्फ यही नहीं, कच्चा आम हमारे दिल के लिए भी फायदेमंद है। इसमें पाया जाता है नाइसिन और फाइबर। ये खून का फ्लो सुधारते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने का जोखिम कम होता है। डाइटिशियन अनु आगे बताती हैं कि कच्चे आम को अपनी डाइट में शामिल करने से हमारे बालों और स्किन को पोषण मिलता है। बाल मजबूत होते हैं और स्किन ग्लो करती है। इसे खाने से मुंह से बदबू नहीं आती, ब्लीडिंग कम यानी मसूड़ों से खून आने की दिक्कत कम होती है, साथ ही कैविटी होने का रिस्क भी घट जाता है। कच्चे आम में नेचुरल शुगर होती है, हालांकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज भी कम मात्रा में कच्चे आम को खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। इसी तरह अगर आपको BP की कोई दिक्कत है, गले में इन्फेक्शन है, प्रेग्नेंट है या कोई गंभीर बीमारी है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही कच्चे आम को ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, वरना पेट में दर्द, ऐंठन और गैस की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों को कच्चे आम से एलर्जी है वो इसे खाने से बचें। एक स्वस्थ व्यक्ति रोज़ाना लगभग 100 ग्राम कच्चा आम खा सकता है। आप कच्चे आम का पन्ना पी सकते हैं, मीठी या हल्की खट्टी चटनी तक बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, सलाद में से ले सकते हैं, जैम बना सकते हैं। कच्चे आम का जैम बनाने के लिए पहले आम को छील लें, फिर गुठली हटाकर टुकड़ों में काट लीजिए। अब इन्हें पानी में उबालकर चीनी डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर मैश कर लीजिए। आपका जैम तैयार है। इसे आप रोटी या फिर ब्रेड के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो दाल में भी कच्चे आम को डाल सकते हैं। इसका अचार बना सकते हैं या फिर एकदम आसान तरीका, इसे काट कर नमक मिर्च लगा कर भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।